गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन के इस 9th वीडियो लेक्चर में ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। ओजोनोलिसिस भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का एक पार्ट है। ओजोनोलिसिस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ओजोन के योग से ओजोनाइड बनता है और फिर इस ओजोनाइड जो है इसका एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर विदलन हो जाता है। सो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ओजोनाइड एंड देन डिकम्पोजिंग इट टू गेट द कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। तो जो एल्कीन है उस पर पहले ओजोन की अभिक्रिया होती है, उससे ओजोनाइड बनता है और सेकेंड स्टेप में ओजोनाइड का विदलन होता है, रिडक्टिव क्लीवेज होता है जिंक और जल की उपस्थिति में। तो उससे एसीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं ओजोनोलिसिस। सो अब आता है ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। जब एल्कीन के अक्रियाशील विलायक जैसे कि क्लोरोफॉर्म या CCl4 के विलयन में जब हम ओजोन गैस प्रभावित करते हैं, ओजोन गैस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, O डबल बॉन्ड O, और ये पोलराइज हो जाती है, O पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश वाला जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन पर आक्रमण करेगा तो वो वहां जुड़ जाएगा और पाई के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, चूंकि इलेक्ट्रॉन आपको एरो से दिखाए हुए इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप एरो से देख रहे हैं, जिस कार्बन पर आ रहे हैं, और अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, एरो देखेंगे आप तो एरो से उनका अटैक हो रहा है ओजोन के 3rd ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर। और फिर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ जा रहा है, बीच वाले ऑक्सीजन पर जिस पर की धनावेश है। आप एरो से देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक CC बॉन्ड अटैक द पॉजिटिव ऑक्सीजन ऑफ ओजोन while second nucleophilic attack by negative oxygen take place at another end of carbon carbon double bond। तो ओजोन के से जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ऋण आवेश दिख रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफिलिक। तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते हैं, एक ऑक्सीजन ओजोन के ऑक्सीजन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जो कि आपको ऊपर वाले एरो से दिखाया गया है, और दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड से पॉजिटिव ऑक्सीजन पर हो रहा है, नीचे की एरो से दिखाया हुआ है। और इस प्रकार से दोनों ऑक्सीजन कार्बन कार्बन से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से प्राप्त होता है आपको ओजोनाइड। इस प्रकार से आपको मोलो ओजोनाइड प्राप्त होता है। और अब सेकंड स्टेप में देखिए, द साइक्लिक मोलोजोनाइड रीअरेंज इटसेल्फ टू ओजोनाइड, और अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास होकर ओजोनाइड बन जाता है। आप मोनो ओजोनाइड में देखिए कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसको उसका एरो देखिए आप, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन पे, और जो O का एरो से दिखाया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, और जो O तीसरा जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है साइक्लिक मोनोजाइड में और ओजोनाइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ द ओजोनाइड आफ्टर द रिडक्टिव वर्कअप। जिंक और जल की अभिक्रिया के साथ इसका अपघटन कीटोन और एल्डिहाइड में हो जाता है। जो ओजोनाइड का ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और वो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है किससे बदल जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप में। और जो हमें एल्डिहाइड या कीटोन जो भी प्राप्त हो रहा है, तो ओजोन से हमें कार्बोनिल ग्रुप आएगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो किसमें चेंज हो जाएगा, CO में।
और जो भी कार्बन से लगे हुए R हैं वो उस कार्बोनिल समूह के साथ लग जाएंगे। अगर उसमें 2 R है तो 2 R आ जाएंगे, अगर दोनों उसमें H है तो दोनों H आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होगा। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। देखिए इथीन है, इथीन का ओजोनोलिसिस किया आपने, ओजोनाइड बनेगा और जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए इथीन में क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया आपको प्रोडक्ट देखना है, तो प्रोडक्ट में मैंने जैसे आपको समझाया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए और वहां पर डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए, 2 कार्बोनिल समूह बना दीजिए। बस जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, एल्कीन का जो सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड को हम तोड़ देंगे और कार्बन के साथ क्या लगा देंगे, कार्बन को किस में चेंज कर देंगे, डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल समूह बना दीजिए बस, और H जो लगे हुए हैं वो एज इट इज हो जाएंगे। तो इससे क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। आप राइट साइड में कुछ मत देखिए, सिर्फ सिंपल सी चीज देखिए कि इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड C को आप बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कार्बोनिल कार्बोनिल दोनों कार्बोनिल समूह बन जाएंगे, एक पे H, एक कार्बोनिल पर H और CH3 यानी कि एल्डिहाइड, और दूसरे पर CH3 यानी कि कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड आपको प्राप्त होगा। अब आप राइट डायरेक्शन में देखिए, बिल्कुल सही है। अब आप इस साइक्लोहेक्सीन को देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है आपको, बाकी रिंग एज इट इज रहेगी। जो आपका पाई बॉन्ड है वहां पर आप बॉन्डिंग खत्म करके एक कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, दूसरे पर डबल बॉन्ड हो, और जो भी प्रतिस्थापित समूह लगे हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको 6 ऑक्सोहेप्टेनॉल बंधन प्राप्त होगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे आपको बनाना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कार्बन का जो सिग्मा और पाई बॉन्ड को तोड़कर उसको 2 उससे कार्बोनिल समूह बन जाएंगे, और जो भी उस पर प्रतिस्थापित समूह लगे हैं वो एज इट इज लगा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट बना लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आता है कि अगर हमने एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया तो हमें ये 2 कार्बोनिल समूह प्राप्त होते हैं, तो एल्कीन की संरचना क्या है। जस्ट इसका उल्टा, एल्कीन की क्या संरचना है, तो आपको क्या करना है, उत्पाद जैसे सेकंड नंबर पे देखिए, आप सेकंड रिएक्शन को देखिए, एसीटोन और एल्डिहाइड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा दीजिए, जो कार्बोनिल समूह के जो कार्बन है दोनों को जोड़ दीजिए, वो एल्कीन हो गई आपकी दोनों, और बाकी बस लगे हुए R लग जाएंगे। तो बस ये हो गई आपकी इनिशियल ओरिजिनल एल्कीन, जिससे कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए। सो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, और इस पे जो क्वेश्चन आता है वो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो था ओजोनोलिसिस, और अब हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। Polymerization literally means many parts. Many repeating units called monomers join together to make a long chain polymer molecule. Ethene is the monomer that is used to make the polymer called polythene, a shortened version of polythene. This process is called addition polymerization. Ethene belongs to a group of chemical called alkenes that can be used as monomer because they are unsaturated. Plasticizers are chemicals that are used to soften polymers, whereas cross-linking agents can strengthen them. तो क्या हुए पॉलीमर्स, पॉलीमर्स जो है एल्कीन के कई अणु जो हैं परस्पर संयोग से छोटे अणुओं को विलोपित करके या बिना विलोपित किए एक बड़े अणुभार वाला यौगिक बना लेते हैं। एक ही यूनिट बार बार रिपीट होती है, तो जो यूनिट एक सरल अणु जो यूज होता है उसे हम कहते हैं मोनोमर, और उस सरल या एकलक से उच्च अणुभार वाला बड़ा बहुलक बनता है। तो वही यूनिट रिपीट होती है और वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीमर। प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल होते हैं, वो हम पॉलीमर में डालते हैं जिससे कि पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है, और क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स डालने से जो पॉलीमर है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो पॉलीमर जो है इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं।
क्लासिफिकेशन की हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, तो एक होते हैं होमोपॉलीमर्स, जब एक समान संरचनात्मक इकाई या अणु संयुक्त होकर बहुलक बनाते हैं। यानी कि होमोपॉलीमर्स मतलब एक ही प्रकार की उसमें एकलक यूनिट होगी, मोनोमर यूनिट होगी, वही आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बनाएगी, बड़ा पॉलीमर। These consist of chain with identical bonding linkage to each monomer unit. This usually implies that the polymer is made from all identical monomer molecules. These may be represented as A. देख रहे हैं आप, एक ही प्रकार की यूनिट है। इनके दे आर कॉमनली नेम्ड बाय प्लेसिंग प्रीफिक्स। इनके आगे क्या हम लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं, प्रीफिक्स पॉली लगाते हैं, जैसे स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। तो जो मोनोमर यूनिट है वो क्या हुई, स्टाइरीन। स्टाइरीन का जो, ये तो कॉमन नाम है, और स्टाइरीन की वजह से क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर वाइनिल बेंजीन। तो वो जो वाइनिल बेंजीन है वही यूनिट रिपीट हो रही है, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन। यानी कि एक ही यूनिट, एक ही एकलक यूनिट बार बार रिपीट होती है, उसे हम कहते हैं होमोपॉलीमर्स। दूसरे होते हैं सहबहुलक, कोपॉलीमर्स। These consist of chain with two or more linkage, usually implying two or more different type of monomer unit. यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमर यूनिट होते हैं, जैसे कि ए बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर S समान संरचनात्मक इकाइयां संयुक्त होकर बहुलक बनाती हैं। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रकार की मोनोमर यूनिट्स का रिपीटिशन होता है। अब पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर। एक कहलाते हैं एडिशन पॉलीमर्स। द मोनोमर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टू ईच अदर विदाउट द लॉस ऑफ एनी अदर एटम। तो जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल या यूनिट का लॉस नहीं होता, वो बस आपस में जुड़ती ही जाती हैं। एकलक यूनिट बिना किसी छोटे अणु के विलोपित हुए बहुलक बनाती जाती हैं। तो एकलक और बहुलक का मूलानुपाती सूत्र समान होता है। Addition polymers from alkene monomer or substituted alkene monomers are the biggest group of polymer in this class. Ring opening polymerization can occur without loss of any small molecules. तो जो एडिशन पॉलीमर्स है यूजुअली वो एल्कीन या एल्कीन के प्रतिस्थापित जो मोनोमर्स है उनके द्वारा बड़ा पॉलीमर बनाया जाता है, और इसमें कोई भी अणु का लॉस नहीं होता। किसी भी छोटे या बड़े अणु का, जब मोनोमर्स यूनिट जुड़ती है तो किसी भी अणु का, छोटे अणु का विलोपन नहीं होता। तो ये तो होता है एडिशन, बस जोड़ 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 जुड़ता ही जाएगा। दूसरे प्रकार का पॉलीमराइजेशन होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि संघनन बहुलीकरण। इसमें एक क्लकों के संयोग से जब मोनोमर जुड़ते हैं, यानी कि जो मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, तो उनसे छोटे अणुओं का विलोपन होता है, छोटे अणु बाहर निकलते हैं। द्वि और बहुल क्रियात्मक समूह वाले अणु संघनन बहुलीकरण प्रदर्शित करते हैं। जिन अणुओं के अंदर दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, तो वो उनमें जब वो पॉलीमर बनाते हैं तो उनमें किसी छोटे अणु का विलोपन हो जाता है। Usually two different monomers combine with loss of small molecule, usually water or any other small molecule, and they form the polymers. And क्या होते हैं उनके अंदर, वो जो मोनोमर्स यूनिट्स होती हैं उनके पास दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के बहुलीकरण में एकलक और बहुलक के मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएंगे, अलग अलग, जैसे कि पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड्स, इसको कि नायलॉन कहते हैं, आर इन द क्लास ऑफ पॉलीमर। पॉलीयूरेथीन फोम इज ग्राफिक अबव। पॉलीयूरेथीन भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का पॉलीमराइजेशन होता है उनके मोड के आधार पर। एडिशनल पॉलीमर्स, इस बहुलीकरण के अंदर जब मोनोमर यूनिट जुड़ेंगी तो किसी भी छोटे अणु का विलोपन नहीं होगा। कंडेंसेशन मतलब संघनन, जब दो यूनिट्स मोनोमर यूनिट जुड़ रही हैं तो उनमें किसी छोटे अणु का विलोपन होगा और फिर पॉलीमर बनेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पॉलीमराइजेशन के मोड पे कि किस प्रकार से वो पॉलीमर आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए एडिशनल पॉलीमर्स, ये इथीन है, मोनोमर यूनिट है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। देखिए CH आप देख रहे हैं,
इस प्रकार से पॉलीथीन बन गया, किसी अणु का विलोपन नहीं हुआ। तो ये है, तो क्योंकि इथीन इथीन जुड़ता जा रहा है, प्रीफिक्स लगाएंगे हम पॉली, तो इसलिए बन गया ये पॉलीइथीन। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कल जब हम पढ़ेंगे तो इनकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पॉलीमराइजेशन की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।